Welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about June 2023 लेटेस्ट पेपर पार्ट 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज ये पार्ट 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो जो भी क्वेश्चंस हमने रखे हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हर बार ही रिपीट होते हैं। सो आपके लिए ये वीडियो चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, 1 घंटे की हो जाए, 1 घंटे से कम की हो जाए, तब भी आपको इसको पूरा ही देखना है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार ही ये वाले टॉपिक रिपीट हुए हैं। ओके, सो आपके लिए विथ डिटेल में यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन किया है। सो आपके लिए देखना है। देखते हैं क्वेश्चंस को वन बाई वन करके। सो 26 क्वेश्चंस है, 26 क्वेश्चंस है। क्या है जी? सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी ऑफ डेकी एंड रैन फोकस्ड ऑन फॉलोइंग वेज नीड टू एक्सप्लेन वेल बीइंग। सो सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर बार ही ये इससे क्वेश्चंस बनता है। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थ्योरी है। सो आपके लिए इसको डिटेल में जितना भी हमारे पास जो भी एक्सप्लेनेशन था, इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी अपडेट मिला है, हमने सारा इसमें ऐड किया है। सो ये क्वेश्चंस बोल क्या रहा है कि सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी जो रैन एंड डेकी ने दिया है वो फोकस करता है फॉलोइंग बेसिक नीड टू एक्सप्लेन वेल बीइंग, कि कौन कौन सी नीड है जो एक्सप्लेन करती है वेल बीइंग से। तो इसमें फर्स्ट है इनका क्रिएटिविटी, इंगेजमेंट, कंपिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी। सो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, सबसे पहले तो इसका निमोनिक क्या है? कार, CAR इसका निमोनिक है। ओके, सो अब देख लेते हैं सी से क्या होता है। सी से है कंपिटेंस, देन डी से ए से है रिलेटेडनेस, देन इसके बाद आता है आर से है रिलेटेडनेस, देन ए से है ऑटोनॉमी। सो इसका सही आंसर हो जाता है दूसरा, CDE। ओके, सो CDE में क्या है? कंपिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी इसका सही आंसर है। ओके, सो सी से क्या है? कंपिटेंस, ए से है ऑटोनॉमी एंड आर से है रिलेटेडनेस। सो ये इसका निमोनिक्स है जो कि रैन एंड डॉकी ने दिया है। ओके, सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी ग्रू आउट द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड डेकी एंड रिचर्ड रैन ने दिया था। ओके, सो इनके आखिरी नाम याद रखते हैं, रैन एंड डेकी, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस देयर आइडिया इन देयर 1985 बुक। इन्होंने ये आइडिया जो था 1985 में बुक दिया था, सेल्फ डिटर्मिनेशंस एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन ह्यूमन बिहेवियर। सो इसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी। सो इनकी बुक का भी नाम याद रखना है, क्योंकि अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें सीधा सीधा साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया था, नेम दिया था और उनका बुक का नाम पूछा था। ओके, उनका बुक का नाम पूछ लिया था। सो आपके लिए ये बुक का नाम भी याद रखना है, प्लस ये किस सन में दी गई और ये किसने दी। सो ये आपके लिए याद रखना है। सो ये रैन एंड डेकी ने दी थी बुक सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सो दे डेवलप अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दैट सजेस्ट पीपल टेंड टू बी ड्राइवन बाय नीड टू ग्रो एंड गेन फुलफिलमेंट। सो इसमें क्या है? ये डेवलप किया था थ्योरी, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है ये मोटिवेशन की थ्योरी है। इसमें ये सजेस्ट क्या कहते हैं कि पीपल किस तरह से अपनी नीड के बेस पे ग्रो होते हैं और फुलफिलमेंट करते हैं। सो ये इनके थ्योरी का एक सार है, एक जिस्ट है। सो इसमें क्या है? एजम्पशंस इसमें क्या क्या है? सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी ने 2 एजम्पशंस दिया हुआ है। कौन कौन सा एजम्पशंस है वो देख लेते हैं। सो ये अभी क्वेश्चंस में नहीं आया, अभी तक ये क्वेश्चंस में नहीं आया कि सेल्फ डिटरमाइन थ्योरी के एजम्पशंस क्या है। 2 एजम्पशन हैं, फर्स्ट ये है, देन सेकंड ये है। ओके, सो फर्स्ट क्या है? द नीड फॉर ग्रोथ ड्राइव बिहेवियर, द नीड फॉर ग्रोथ ड्राइव बिहेवियर। देन दूसरा है ऑटोनॉमी
मोटिवेशन, ऑटोनॉमी, मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये दो एजम्पशंस हैं जो कि रेन एंड डेकी ने अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में दिया है। सो द फर्स्ट एजम्पशंस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इज दैट पीपल आर एक्टिवली डायरेक्ट टुवर्ड द ग्रोथ। सो पीपल क्या होते हैं, एक्टिवली डायरेक्ट होते हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, गेनिंग मास्टरी ओवर चैलेंज एंड taking a new experience essential for developing a cohesive सेंस ऑफ सेल्फ। सो इसमें क्या करते हैं इंडिविजुअल्स जो होते हैं, सो वो गेन करते हैं मास्टरी ओवर। कैसे गेन करेंगे मास्टरी, जब वो चैलेंज करेंगे, न्यू न्यू एक्सपीरियंस करेंगे, सो उनको उस चीज़ से होती है मास्टरी हासिल होती है। देन उसके बाद उनका सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है। सो ये हो जाता है ग्रोथ की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नीचे से एक तरह से ग्रोथ की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। ओके, कि अपने जो भी, जैसे कि साइकोलॉजी में हम यहाँ पे नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो हम सारी ही टॉपिक में मास्टरी हासिल करेंगे। सो हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमने तैयारी कर ली है, विथ पीवाईक्यू तैयारी किया है, सो यहाँ पे हमारा ग्रोथ पक्का है। सो इस तरह से ये थ्योरी बोलती है। ओके, देन दूसरा इसमें क्या है, दूसरा है ऑटोनोमस मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। अब ऑटोनोमस मोटिवेशन इम्पोर्टेंट ये क्या है, व्हाइल पीपल आर ऑफन मोटिवेट टू एक्ट बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज मनी, प्राइज एंड एक्लेम नोन एज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सो कुछ पीपल्स जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, कि उन्हें पैसा चाहिए, प्राइज चाहिए। सो ये सारी चीज़ क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बट सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी फोकस प्राइमरली ऑन इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन सच एज नीड टू गेन नॉलेज और इंडिपेंडेंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बट सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी फोकस किस पे करती है, प्राइमरली ऑन इंटरनल सोर्स होना चाहिए मोटिवेशन का, कि उनके लिए जो भी मास्टरी हासिल करनी है या कुछ भी हमें इंटरेस्टेड कोई भी चीज़ करनी है तो उसको मज़ा आना चाहिए अंदर से। सो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि उसे नॉलेज हासिल करना है, नॉलेज गेन करना है, तो उसे अंदर से चाह है कि हाँ हमें ये नॉलेज लेनी है। सो हम जैसे जब भी हम इंट्रिंसिक मोटिवेट होंगे, इंट्रिंसिकली हम मोटिवेट होंगे, तब हमारी ग्रोथ जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, सो ग्रोथ जो हो जाएगी वो ज़्यादा बढ़ेगी। सो इन्होंने इस दो एजम्पशंस दिया है कि द नीड फॉर ग्रोथ ड्राइव बिहेवियर, कि हम किस तरह से अपने बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, एक ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। और दूसरा है कि किस तरह से हम मोटिवेट होते हैं, सो इंट्रिंसिक मोटिवेशंस होता है हमारे पास। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब इससे आया था हमारा क्वेश्चंस। ओके, सो ये इन्होंने कंपोनेंट दिए हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का। सो अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पीपल नीड टू फील द फॉलोइंग टू अचीव साइकोलॉजिकल ग्रोथ। सो इसमें क्या है, वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ेगा, किस तरह से अचीव करेगा, जब वो फील करेगा ये तीन चीज़ें, जब वो फील करेगा, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड। सो ये तीन चीज़ें क्या क्या हैं, ऑटोनॉमी, कंपिटेंस, देन कनेक्शन एंड रिलेटेडनेस। ठीक है। सो इसका निमोनिक अगर हम देखें, सो CAR मीन्स कार, CAR। सो इससे हो जाता है ऑटोनॉमी हो गया इससे। देन इससे हो गया कंपिटेंस। देन इससे हो जाता है हमारा रिलेटेडनेस। ओके, सो इस तरह से निमोनिक से भी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं कि रेन की कार की डिग्गी में क्या है, रेन की कार की डिग्गी। सो रेन की कार की डिग्गी ये क्या है, हमारा निमोनिक है कि रेन एंड डेकी ने दिया था। ओके, कार की डिग्गी में मतलब एक तरह से डेकी को डिग्गी बोल दिया यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से छोटे छोटे निमोनिक से आप अपनी थ्योरी को और भी अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। सो इसमें ऑटोनॉमी में क्या है, पीपल नीड टू फील इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन बिहेवियर एंड गोल। सो पीपल की नीड क्या होती है कि वो फील करे, कंट्रोल करे अपने बिहेवियर एंड गोल को। सो दिस सेंस ऑफ बीइंग एबल टू टेक डायरेक्ट एक्शन will result in real change, play a major part of helping pupil and self determine। सो इसमें एक तरह से क्या है कि ऑटोनॉमी के पीपल को फील करना चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो बिहेवियर या गोल
की तरफ अचीव कर रहा है, सो उसे फील करना चाहिए। जैसे कि नेट जीआरएफ है, आप जितना इसको फील करोगे कि नहीं ये हमें करना ही है, उतना ही आप उसमें और ग्रो करोगे और आगे बढ़ोगे। या अगर बोरिंग फॉर्म में लेके जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो वही है कि इसे फील भी करना चाहिए। सो दिस सेंस ऑफ बीइंग एबल टू टेक डायरेक्ट एक्शन रिजल्ट अ रियल चेंज प्ले अ मेजर पार्ट ऑफ हेल्पिंग द पीपल फील डिटरमाइन। सो ऑटोनॉमी क्या है? फील करना। ओके, यहाँ पे फील करना है, एक तरह से फील करना हो जाएगा। देन इसके बाद क्या है? कंपिटेंस। कंपिटेंस में क्या है? पीपल नीड टू गेन मास्टरी ऑफ टास्क एंड लर्न डिफरेंट स्किल। अब पीपल में कंपिटेंस मीन्स क्षमता एक तरह से। सो पीपल को नीड होती है, उससे गेन करना होता है मास्टरी ऑफ टास्क। टास्क में टास्क जो भी वो कर रहा है सो उसे मास्टरी हासिल करना है। और वो मास्टरी हासिल कैसे करेगा? लर्न डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स। सो व्हेन पीपल फील दैट दे हैव द स्किल नीड फॉर सक्सेस, सो दे आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन दैट हेल्प देम अचीव देयर द गोल। सो कंपिटेंस में क्या है? उसे मास्टरी हासिल करना है, उसे मास्टरी हासिल करना है एक तरह से। सो वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स सीखेगा उस चीज़ की। जैसे कि हमें यहाँ पे नेट जीआरएफ लेना है, नेट नहीं जीआरएफ लेना है। सो जीआरएफ के लिए हर चीज़ अप्लाई करेंगे कि पीवाईक्यू भी लगाएंगे, देन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी रखेंगे, देन और भी न्यू जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको भी पढ़ेंगे। सो पूरी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स को हमें उसमें मास्टरी हासिल करना है, तभी जीआरएफ अचीव होगा। सो कंपिटेंस होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। देन इसके बाद क्या? कनेक्शंस या रिलेटेडनेस। सो पीपल नीड टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अटैचमेंट टू अदर। इसमें क्या है? उसे अटैचमेंट टू अदर, दूसरों से अटैचमेंट भी होना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होना चाहिए, तब जाके हमारे अंदर क्या होगी? सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स हम डिटरमाइन होंगे आगे की तरफ बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हम किसी से कनेक्ट नहीं और अपने आप में अकेले ही काम किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। रिलेटेडनेस होनी चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्सपीरियंस आप ले रहे हो उसकी। सो ये 3 कंपोनेंट हैं जो रेन एंड डेकी ने अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में दिया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने न्यू ऐड किया है। एजम्पशंस जो यहाँ पे देखा था, इससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, बट इससे आज तक क्वेश्चंस नहीं आया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आ जाए, और बुक से कभी क्वेश्चंस नहीं आया तो आने वाले टाइम में आ सकता है। देन एजम्पशंस क्या है, इससे क्वेश्चंस आ सकता है जो कि अभी तक नहीं आया। देन इसके बाद ये चीज़ें जो हमने ऐड किया है ये सारा, सो इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बार बार ये वाली थ्योरी आती ही है। ओके, सो इसमें क्या है देख लेते हैं आगे। द सेल्फ डिटर्मिनेशन कंटिन्यूम। सो रेन एंड डेकी क्रिएट अ सेल्फ डिटर्मिनेशन कंटिन्यूम विच स्प्लिट मोटिवेशन अप टू 6 कैटेगरी। अब इन्होंने कहा कि मोटिवेशन तो है, तो ये मोटिवेशन किस में है? 6 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। और रेगुलेटरी स्टाइल दैट सिट अपॉन अ कंटिन्यूम फ्रॉम लीस्ट मोटिवेशन टू मोस्ट मोटिवेशन। सो ये क्या है? लीस्ट मीन्स नीचे से, लीस्ट से ऊपर की तरफ जाता है, मोस्ट तक जाएगा, ये मोस्ट तक ये जाएगा। यहाँ पे ये मोस्ट मोटिवेशन तक ये जाएगा, लीस्ट से मोस्ट की तरफ जाता है। और सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो भी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे बेस्ड है। ओके, इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे ये बेस्ड है। सो इससे भी आ सकता है क्वेश्चंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशंस पे ये बेस्ड है। सो ये भी आपके लिए याद रखना। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन इज मैक्सिमली अचीव्ड एट इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्टेज, इंट्रिंसिक रेगुलेशन या मोटिवेशन स्टेज जो कि यहाँ पे मेंशंस है। सो देन इसके बाद देख लेते हैं ये 6 कैटेगरी में क्या बोला जा रहा है। सो हियर द 6 स्टेज। सो नॉन रेगुलेशन। अब नॉन रेगुलेशन में क्या है? ये फर्स्ट है नॉन रेगुलेशन, सेकेंड एक्सटर्नल रेगुलेशन, इंटरजेक्टेड रेगुलेशन, देन आइडेंटिफाइड रेगुलेशन एंड इंटीग्रेटेड रेगुलेशन और इंट्रिंसिक रेगुलेशन। सो देख लेते हैं 1 बाय 1 कि ये क्या बोल रहे हैं। सो नॉन रेगुलेशन में क्या है?
यू डू नॉट अटेम्प्ट टू डू अ टास्क एज यू हैव नो मोटिवेशंस। आप किसी कार्य को करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि आपके पास वो मोटिवेशंस ही नहीं है। ओके, यहाँ पे आप कोई भी काम नहीं करोगे बिकॉज ऑफ दैट आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, नो मोटिवेशन। ओके, नो मोटिवेशन, मोटिवेशंस। देन इसके बाद एक्सटर्नल रेगुलेशन में क्या है, ये बाहर की तरफ है। सो डू यू टास्क फॉर अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। आप टास्क तो करोगे बट किसमें, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की वजह से आप करोगे कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हमने नहीं किया तो हमें पनिश करना पड़ेगा, पनिश होना पड़ेगा। सो ये क्या है, एक्सटर्नली हम रेगुलेट हो रहे हैं। देन इसमें आ जाता है थर्ड, इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन। यू डू अ टास्क बिकॉज इट बूस्ट योर ईगो। सो इसमें क्या है कि आप टास्क करते हो बिकॉज ऑफ दैट आपको बूस्ट करना है अपना अपना ईगो, इस वजह से आप वो टास्क करते हो। देन आइडेंटिफाई रेगुलेशन, यू डू अ टास्क बिकॉज इट मेक यू फील बेटर। आप टास्क इसलिए करते हो बिकॉज ऑफ दैट आपको अच्छा फील करना है, इसलिए आप क्या करते हैं, टास्क करते हैं। सो आइडेंटिफाइड रेगुलेशन, आप आइडेंटिफाइड कर रहे हो कि हमें क्या अच्छा लगता है, उस तरह से आप रेगुलेट कर रहे हो। देन इसके बाद आता है इंटरजेक्टेड रेगुलेशन, यू डू अ टास्क बिकॉज यू बिलीव इट राइट टू डू। आप इसलिए टास्क करते हो बिकॉज ऑफ दैट आपको पता है कि आप ये काम सही कर रहे हो। सो इंटीग्रेटेड रेगुलेशन होता है। देन इंट्रिंसिक रेगुलेशन, यू डू अ टास्क फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शंस के लिए आप ये टास्क करते हो। सो ये इंट्रिंसिक रेगुलेशन है। सो अभी तक यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना है, आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाए। सो आपके लिए सबसे पहले तो ये 6 कैटेगरी को याद रखना है। ओके, कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। सो ये आपके लिए ध्यान रखना है कि हो सकता है कि ये 6 स्टेज दे दें और इसमें से कुछ एक स्किप कर दें और दूसरा कुछ रख दें और बोल दें कि फाइंड आउट करो कि रेन और डेकी ने जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी दी है उसकी 6 स्टेज में से कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसे आइडेंटिफाइड करना है। सो इसमें से ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाए। देन इसमें से ये भी आ जाए कि मैचिंग वाला आ जाए। तो इस तरह से आपके लिए ये याद रखना है। आई होप ये सब क्लियर होगा। देन इसके बाद देख लेते हैं इसके आगे द 6 मिनी थ्योरी। अब क्या हुआ कि ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से, SDT से सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से और भी थ्योरी निकली। ओके, और भी थ्योरी निकाली गई। सो वो थ्योरी कौन कौन सी है ये आप ओवरव्यू में देख लेना यहाँ पे कि वो कौन कौन सी थ्योरी है। ओके, सो देख लेते हैं। देयर आर 6 mini theory in SDT. Ryan and Deci have been working on this theory 1980 and over the time they developed these mini theory. इसे क्या बोलते हैं, mini theory, to explain and explorate on different part of the SDT. So ये explore करती हैं SDT के different parts. So here the summary the mini theory. So mini theory की ये कुछ जो समरी है वो हमने यहाँ पे लगाई है कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले कि SDT से कौन कौन सी थ्योरी निकाली गई हैं। सो उनके नाम दे दें। सो आपको फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि पहली क्या है, कॉग्निटिव इवेल्युएशन थ्योरी, ये SDT में आती है। देन दूसरी है ऑर्गेनिज्मिक इंटीग्रेशन थ्योरी, OIT। सो इनकी ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों ही याद रखना है। देन इसके बाद आती है कैजुअलिटी ओरिएंटेशन थ्योरी, देन बेसिक साइकोलॉजिकल नीड थ्योरी, देन आएगा गोल कंटेंट थ्योरी, देन आएगा रिलेशनशिप मोटिवेशन थ्योरी। सो ये सारी थ्योरी हमारे SDT के अंदर आती हैं। ओके, SDT के ये अंदर आएंगी सारी थ्योरीज। सो आपके लिए यह याद रखना है। और इसमें 6 मिनी थ्योरी हैं। ओके, इसमें ये नहीं कि अब पूछ लें कि रेन एंड डेकी की जो थ्योरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, इसमें टोटल कितनी थ्योरी हैं, 6 है, 7 है, 8 है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो इसमें 6 थ्योरी दी गई हैं और इनके नाम भी पूछ सकते हैं या फाइंड आउट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। सो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं ये आपके लिए आना चाहिए कि एक क्वेश्चंस बना रहे हैं सो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक थ्योरी से। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको स्किप नहीं करना है। अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है अगर ये वीडियो PYQ की, सो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड पे 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख सकते हो। सो आप
इस तरह से फॉरवर्ड करके 2x पे लगा के भी ये देख सकते हैं। बट PYQ जितने भी मैं लेके आ रही हूँ उसको आपको पूरा देखना है, विथ डिटेल में देखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर है। इसी से मिलते जुलते नेक्स्ट वाला पेपर भी बनाया जाएगा। जो जो इसमें कवर किए गए हैं टॉपिक वो आगे भी आ सकते हैं इससे रिलेटेड थ्योरी के। सो यहाँ तक हमने ये क्लियर कर लिया कि कौन कौन सी थ्योरी हैं इसमें और कौन कौन सी और भी चीज़ें। सो पूरी जितनी भी चीज़ें हमें मिली इस थ्योरी से रिलेटेड वो हमने सारी क्या कर दिया है आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं एक बार रिमाइंड के लिए कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ डेकी एंड रेन फोकस्ड ऑन फॉलोइंग बेसिक नीड टू एक्सप्लेन वेल बीइंग। सो बेसिक नीड क्या है जो एक्सप्लेन करती है वेल बीइंग। सो क्रिएटिविटी नहीं करती, क्रिएटिविटी नहीं करेगी, इंगेजमेंट भी नहीं करेगा। कौन करेगा? सीधा सीधा कार, याद रखो कार करेगा। क्या है? कंपिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी। सो दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला यहाँ पे सही है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं कौन सा है क्वेश्चंस। 27 क्वेश्चंस है। सो 27 क्वेश्चंस में क्या है, ये रिसर्च से ये क्वेश्चंस आया है। सो ये क्या है? असर्शन रीजन का क्वेश्चंस है। सो इसमें क्या पूछा गया है? 27वां क्वेश्चंस है। सो इसमें है कि असर्शन बोल रहा है कि टू एलिमिनेट, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दें, यस। सो यहाँ पे क्या है कि टू एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रानोइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल द रिसर्चर कैन चूज पार्टिसिपेट हु आर होमोजीनियस ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन दूसरा रीजन क्या बोलता है? मैचिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कंट्रोल एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। सो इसमें फर्स्ट क्या है कि टू एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा नॉइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं एक्स्ट्रा नॉइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, सो रिसर्चर कैन चूज पार्टिसिपेट हु आर होमोजीनियस ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिसर्चर जो होगा फिर वो उसमें होमोजीनियस चीज़ें आ जाएंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ओके। देन रीज़न क्या बोलता है? मैचिंग इज़ वन ऑफ द मेथड। मैचिंग जो है एक मेथड है जो कि कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएंस को। सो इसका सही आंसर क्या है? अगर आप इसमें बिकॉज लगा के भी देख सकते हैं। सो पढ़ लीजिए क्या है होता है कि टू एलिमिनेट इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा नॉइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एलिमिनेट अगर हो जाता है एक्स्ट्रा नॉइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो रिसर्चर कैन चूज पार्टिसिपेट हु आर होमोजीनियस ऑन दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिसर्चर जो है वो चूज कर लेगा होमोजीनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस में से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से। अगर जब एक्स्ट्रा नॉइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। बिकॉज मैचिंग इज वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएंस। और जो मैचिंग जो मेथड है वो कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को। सो इसमें सही आंसर हो जाएगा 27 का आएगा 2। ओके। दूसरा आएगा यहाँ पे सही आंसर कि बोथ ए और आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों तो करेक्ट हैं बट दोनों एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं उसका हम एक्सप्लेनेशन विथ डिटेल में देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि वेरिएबल होती क्या क्या है। ओके। और अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, सो मैचिंग इज वन ऑफ द मेथड। इसमें देखो देख सकते हो कि मैचिंग जो है इज वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल, कि जो कंट्रोल कर रहे हैं एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को। बट यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा नॉइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की बात हो गई। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इस वजह से ये दूसरा हो गया। अब हम डिटेल में देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। So in research variable are any characteristics that can take a different value such as height, age, temperature और test score। So सबसे पहले क्या है? वेरिएबल क्या है?
वेरिएबल एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि हाइट, एज, टेम्परेचर, टेस्ट स्कोर। सो ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। हाइट भी डिफरेंट हो सकती है, किसी की 5'2" है, किसी की 5'3" है। एज भी वेरी कर सकती है, देन टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है। सो वो चीज़ जो वेरी करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल भी कई तरह की होती हैं। सो फर्स्ट देख लेते हैं जो बेसिक हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल you manipulate or vary in an experiment study to explore its effect। so इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल, जो IV होते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में IV लिखते हैं। ओके, सो जो IV होते हैं, IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और वेरी भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा भी सकते हैं। किसके द्वारा, अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के द्वारा। और इसका इफेक्ट, एक्सप्लोर इट्स इफेक्ट, और इसका हम इफेक्ट देखते हैं, किस पे देखते हैं, DB पे देखते हैं। ओके, DB मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आगे अभी आने वाला है। सो इज द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट बाय द एक्सपेरिमेंटर। सो इसमें क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो मैनिपुलेट कर सकता है, किसको कर सकता है, IV को कर सकता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल्सो कॉल्ड, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या क्या बोलते हैं। सो अलग अलग नामों से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जाना जाता है, जैसे कि फर्स्ट है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दे एक्सप्लेन एन इवेंट और आउटकम। ये एक्सप्लेन करता है इवेंट और आउटकम को, किसी भी इवेंट हो रहा, कोई भी आउटकम हो रहा, कोई भी चीज़ हो रही। सो ये यही वेरिएबल है जो पूरी अपनी रिसर्च की स्टडी में चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। देन इसमें क्या है, प्रिडिक्टर वेरिएबल, इसमें दे कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या करेगा, ये प्रिडिक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को, मतलब DB को ये क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा कि मेरा इफेक्ट DB पे क्या पड़ रहा है। इसको प्रिडिक्ट करेगा, भविष्यवाणी करेगा, कौन, IV करेगा। सो इस वजह से इसे प्रिडिक्टर वेरिएबल कहते हैं। देन इसके बाद रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में राइट हैंड साइड वेरिएबल बोलते हैं इसे। दे अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। जब रिग्रेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन में क्या होता है, राइट हैंड साइड ये वेरिएबल होता है। सो वो क्या होता है, वो डिटेल में हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे। सो अभी आपके लिए ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कितने नामों से जाना जाता है। सो फर्स्ट क्या हो गया, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, दूसरा हो गया प्रिडिक्टर वेरिएबल, देन तीसरा हो गया राइट हैंड साइड वेरिएबल, राइट हैंड साइड वेरिएबल ये हो गया। सो ये रिग्रेशन की उसमें इक्वेशन में माना जाता है। सो हो सकता है कि मैच द कॉलम आ जाए, ये अभी तक नहीं आया कि राइट हैंड साइड वेरिएबल किसे बोलते हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं। सो इस तरह से आपके लिए ये सारी चीज़ें याद रखना है। देन इसके बाद देख लेते हैं एन एग्जाम्पल of an independent variable in psychology in an experiment on the impact of sleep deprivation on the test performance। so sleep deprivation would be the independent variable। अब जो sleep deprivation है वो है IV। okay, so the experimental would have some of study participate with sleep deprivation while other वुड बी फुली रेस्टेड। सो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है कि कोई भी स्टडी की, कोई रिसर्च किया, उसमें हम देख रहे हैं कि स्लीप डेप्रीविएशन जो IV है हमारा, IV क्या है, स्लीप डेप्रीविएशन। ओके, स्लीप शॉर्ट में लिख देते हैं, डेप्रीविएशन ये हो गया हमारा IV। ओके, सो इसमें हम अपने रिसर्च में इसका देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस पे क्या होता है। परफॉर्मेंस क्या हो गया, DB हो गया, DB हो गया। ओके, सो इसमें क्या, यही चीज़ें हैं। इस तरह से ये वेरिएबल वेरी करता है, इस तरह से ये वेरिएबल को रखना पड़ता है रिसर्च में कि जो IV है क्या है, स्लीप डेप्रीविएशन। जितना कम हम स्लीप ले रहे हैं या स्लीप डेप्राइव्ड हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, सो उसका इफेक्ट हमारे परफॉर्मेंस पे क्या आ रहा है। सो ये हो गया DB। सो इसका इफेक्ट इस DB पे निकालेंगे। सो इसी तरह से क्या है, IV प्रेडिक्ट करेगा किसको, DB को। सो इस तरह से आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देन इसके बाद देख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, A dependent variable is the variable that change as a result of independent variable manipulation। जब IV में कोई भी हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, सो इट्स आउटकम यू आर इंटरेस्टेड इन मेजर एंड इट डिपेंड ऑन योर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसका इफेक्ट किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट पे देखते हैं। इसका आउटकम हम किसको मेजर करते हैं, डिपेंडेंट पे करते हैं। सो इसकी टर्मिनोलॉजी याद रखना जरूरी है कि इट्स द आउटकम यू आर इंटरेस्टेड इन मेजर। अब आउटकम हम मेजर करेंगे किसका, डिपेंडेंट का, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो आईबी का इफेक्ट क्या था, आईबी का इफेक्ट स्लीप डेप्रीविएशन। ओके, स्लीप डेप्रीविएशन। अब इसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, परफॉर्मेंस पे। ओके, सो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। इन स्टैटिक्स, अब स्टैटिक्स में जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कई नाम थे, इसी तरह से इसके भी कई नाम हैं। सो इसे सबसे पहले क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल, बिकॉज ऑफ दैट ये परफॉर्मेंस या कहें आउटकम निकल के आ रहे हैं आईबी से, इस वजह से ये रिस्पॉन्स, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि परफॉर्मेंस खराब हो रही है, जब भी हम सो नहीं पाते या स्लीप डेप्राइव्ड होती है। सो ये एक तरह से रिस्पॉन्स निकल के आता है। सो इसलिए इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं कि दे रिस्पॉन्स टू आ चेंज इन अनदर वेरिएबल, कि ये रिस्पॉन्ड जो होते हैं चेंज होते हैं अनदर वेरिएबल से, आईबी की डीबी पे इफेक्ट पड़ता है, सो चेंज होते हैं। देन आउटकम वेरिएबल, अब आउटकम भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। सो ये अलग अलग नाम है। दे रिप्रेजेंट द आउटकम यू वांट टू मेजर, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। सो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकल के आएगा कि स्लीप डेप्राइव्ड होती है, सो हमारा परफॉर्मेंस डे टाइम में बहुत ही कम हो जाता है। देन इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, दे अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन। सो रिग्रेशन इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये क्या था, ये था राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आपके लिए याद रखना है, बिकॉज ऑफ दैट अभी इससे कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो हो सकता है आ जाए। So the dependent variable is the variable that is measured by the experimenter. In previous example, the score of the test performance measure would be dependent variable, जो कि हमने आपको पहले ही बताया कि परफॉर्मेंस को हम मेजर कर रहे हैं कि डे टाइम में कितना हम परफॉर्म कर पाते हैं जब हम स्लीप डेप्राइव्ड होती है। सो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। अब एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल क्या है, independent and dependent variable are not the only variable present in many experiment। अब ये नहीं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आईबी और डीबी ही होंगे, आईबी और डीबी ही होंगे, कुछ अदर भी वेरिएबल होते हैं। वो क्या है, सो एक्स्ट्रा नॉइस, एक तरह से देख लो एक्स्ट्रा वेरिएबल। सो वो क्या है, इन द सेम केस एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल में ऑल्सो प्ले आ रोल। दिस टाइप ऑफ वेरिएबल इज वन दैट मे हैव an impact of relationship between the independent and dependent variable। so independent and dependent variable के relationship को खराब कौन कर जाता है, एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। सो इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाता है एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल आ जाएगा। सो ये इन दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। जैसे कि वीएफ एंड जीएफ के बीच में कोई अदर बंदा आ जाता है, सो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। सो उस तरह से एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को आप देख सकते हैं कि थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व हो गया दो लोगों के बीच में, सो वो रिश्ता ख़राब हो जाता है। सो इसी तरह से क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, इन अवर प्रीवियस एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑन द टेस्ट। अब जो भी हम एग्जाम्पल पहले से लेके चल रहे हैं वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, वही हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे पूरा। सो इसमें क्या है कि प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन, अब स्लीप में जितनी कमी होगी ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस भी खराब होगा। सो आईबी और डीबी ये थे। देन अदर फैक्टर भी होते हैं सच एज, जैसे कि जेंडर, एज, एकेडमिक बैकग्राउंड में हैव इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। अब ये इसका भी रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, सो आईबी एंड डीबी ये थे, आईबी स्लीप डेप्रीविएशन था यहाँ पे, स्लीप डेप्रीविएशन था। देन डीबी क्या था, परफॉर्मेंस था। और एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल क्या आ गया, एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल आ गया, एज आ गया, एज, जेंडर, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है उनका,
सो ये अदर चीज़ें, वो जितनी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जितनी भी चीज़ें हैं वो फैक्टर भी आ जाती हैं। सो स्लीप डेप्रीविएशन हो रहा, सो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही। सो कुछ लोगों की जैसे कि एज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर, उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उनका थोड़ा बहुत अगर स्लीप में प्रॉब्लम भी आ रहा तब भी वो डे टाइम में अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। देन जेंडर, वॉइस को ज़्यादा जैसे कि एक्सपीरियंस है उस कंपनी में या कहीं पे तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई किसी लड़की ने न्यू ज्वाइन किया है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। देन एकेडमिक स्किल्स की किसी कंपनी में ज्वाइन किया है सो उसका कहाँ से पढ़ा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या अपने खुद की या मतलब लोकल यूनिवर्सिटी या फिर अपने लोकल कॉलेज से ही वो पढ़ा। सो एकेडमिक बैकग्राउंड उसका क्या है, सो इससे भी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट कि ये भी चीज़ें हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट डालते हैं, सिर्फ स्लीप डेप्रीविएशन ही इफ़ेक्ट नहीं डालता। सो इस तरह से ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे रिसर्च में। अब ये आ तो गई, सो आपके लिए लग रहा होगा तो फिर रिसर्च में कैसे करेंगे, तो इन सबको कंट्रोल भी करना पड़ता है और आईबी और डीबी के कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो कंट्रोल वेरिएबल भी होता है, देखेंगे आगे कि कंट्रोल कैसे करेंगे हम इन सारी चीज़ों को जिससे कि हमारा रिसर्च खराब ना हो। सो ये आ जाते हैं एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल सच एज केस एक्सपेरिमेंटल विल नॉट द वैल्यू ऑफ these extra noise variable so many impact can be control for। so extra noise variable का impact ना पड़े, सो देखिए यही है कि कंट्रोल करना उसके लिए आना चाहिए। सो ये क्या है, देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। अब दो तरह के एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से, पार्टिसिपेट और सिचुएशनल। और भी टाइप के होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है दोनों, सो इसको हमने रखा है। जैसे कि पार्टिसिपेट वेरिएबल, कोई रिसर्च हो रही है कोई भी, उसमें हमने जो भी डाटा को कलेक्ट करना है सो अपने पार्टिसिपेट लिए। अब उन पार्टिसिपेट का बैकग्राउंड डिफरेंस, मूड, एंजाइटी, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूनिक ईच पर्सन। हर एक पर्सन का अपना अपना यूनिक अपनी अपनी यूनिक चीज़ें हैं। सो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि किसी में अवेयरनेस ज़्यादा है तो किसी में इंटेलिजेंस कम है, किसी में आईक्यू ज़्यादा है तो किसी के मूड स्विंग हुए पड़े हैं। तो उस तरह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल कहलाती हैं, जिसका हमारी रिसर्च में कोई भी रोल नहीं होता बट ये आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। देन सिचुएशनल वेरिएबल, दीज एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट द ईच पार्टिसिपेट। सिचुएशनल में जैसे है कि हम जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, या रूम का वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट है या बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, सो उसका भी इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी रिसर्च पे पड़ेगा। सो इन सब का इम्पैक्ट हमारी रिसर्च पे ना पड़े उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को क्या करते हैं, कंट्रोल कर जाते हैं। सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। अब कंट्रोल वेरिएबल क्या है, ये है कंट्रोल वेरिएबल। इन मैनी केसेस एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल आर कंट्रोल फॉर बाय द एक्सपेरिमेंटर। अब एक्सपेरिमेंटर के द्वारा एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। सो एन कंट्रोल वेरिएबल इज वन दैट इज होल्ड कांस्टेंट थ्रू आउट एन एक्सपेरिमेंट। सो इसमें क्या होता है कि हम चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। अब ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, जैसे कि एज लिया, मतलब कांस्टेंट मतलब एक समान कर देना, एक समान करना, ओके, एक समान करना उसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि एज है, सो हमें एज 18 साल ही लेनी है और कॉलेज वाले बच्चे ही लेने हैं, कॉलेज वाले बच्चे ही हमें लेने हैं। सो ये क्या है, ये हमने कांस्टेंट कर दिया कि 19 साल नहीं चलेगा, सिर्फ 18 ही साल चलेगा। सो ये हो गया कांस्टेंट। रूम का वेदर मीडियम होगा, ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, सो ये हो गया कांस्टेंट। अब इंटेलिजेंस लेवल भी हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं कि आईक्यू जो है जिसका 100 है, ये 100 से 110 के बीच ही होना चाहिए। और उन सब बच्चों के लिए हम अपने पार्टिसिपेट बनाएंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान। सो ये हो गया कांस्टेंट कि सारी चीज़ें जो भी बच्चे हैं वो एक से ही हो जाएंगे। सो इन दिस केस ऑफ पार्टिसिपेट वेरिएबल द एक्सपेरिमेंट माइट सेलेक्ट पार्टिसिपेट दैट आर द सेम background and temperature ensure these factor does not interfere with the result। देखिए जैसे कि यही है कि सेम बैकग्राउंड से लेना, मतलब 18 साल के लेना है, अपने बीए वाले स्टूडेंट को ही लेना है जिसका आईक्यू
110 से 100 के बीच हो। सो ये सारी चीज़ें एक समान कर दी हमने, सेम चीज़ें कर दी। सो ये हो जाता है कांस्टेंट। अब जब हमने कांस्टेंट कर दिया तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, कि हमने चीज़ों को कंट्रोल कर दिया। अब इसका इफेक्ट हमारी रिसर्च पे नहीं पड़ेगा, और जो भी हम डीबी, आईबी और डीबी के कॉन्टेस्ट में चीज़ें देख रहे थे उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके, सो होल्डिंग दीज वेरिएबल कांस्टेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ एन experiment because it allow researcher to be sure that all other variable remain the same across all the condition रख देते हैं। सो ये हो जाता है कंट्रोल वेरिएबल। आई होप आपके लिए ये चीज़ें क्लियर होंगी। देन इसके बाद देख लेते हैं we have been so extra noise variable can occur and how they affect the outcome when carry out research, and so it is important a psychologist to know how to try to control these, and they do this the various method which include। so इसमें क्या है, एक्स्ट्रा नॉइज जो वेरिएबल है, एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल है, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो कई सारे मेथड आते हैं, कई सारे मेथड आते हैं कंट्रोल करने के लिए। अब वो कौन कौन से मेथड हैं, वो ये सारे मेथड हैं। सो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, देन काउंटर ब्लांचिंग, देन रैंडमाइजेशन, देन आ जाता है सिंगल ब्लाइंड टेक्निक, डबल ब्लाइंड टेक्निक, देन मैचिंग, जो कि मैचिंग जो था वो हमारे क्वेश्चंस में था। ओके, सो अब देख लेते हैं कि मैचिंग क्या होता है। सो ये आपके लिए याद रखना है ये सारी चीज़ें, कि एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल को जब हम कंट्रोल करते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। ये पहले फर्स्ट पेपर में इसका क्वेश्चंस आया था, फर्स्ट पेपर में, हो सकता है सेकंड में भी अब ऐसा पूछने लगे। सो ये टेक्निक है, इनके नाम आपके लिए याद रखना है। जैसे कि इसमें आ ही गया मैचिंग, ये इन्होंने सेपरेट उठा के रख लिया। सो हो सकता है कि ये आ जाए कि इनसे फाइंड आउट करो, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैचिंग देख लेते हैं क्या है, कि अनदर इम्पोर्टेंट टेक्निक इज टू मैच द डिफरेंट ग्रुप ऑफ confounding variable, different confounding variable like gender, age, income could be distribute equally almost the group। means क्या है कि कोई ए ग्रुप है, कोई बी ग्रुप है, अब इसमें हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें 10 पार्टी से सोच लीजिए 5 पार्टिसिपेट लेना है अपने रिसर्च में। सो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने कर दिया कि सबसे पहले तो 18 साल की बच्ची ही लेंगे। देन इसके बाद क्या है, कॉलेज बीए वाले बच्चे ही लेंगे, जिनका आईक्यू 110 से 100 के बीच हो वो ही लेंगे। सो ये क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यही 5 पार्टिसिपेट हैं जिसकी एज 18 है, बीए क्लास के बच्चे हैं, 110 से 100 के बीच आईक्यू है इनका। सो ये सारी चीज़ों को उठा के हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि पहला और पहला, यहाँ पे पहला ये दोनों आ गए, देन दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये चीज़ें आ जाएंगी कि जो पहला पार्टिसिपेट है उसकी भी एज 18 है, बीए का है, और 100 से 110 के बीच में उसका आईक्यू है, और जो बी वाले ग्रुप में है उसका भी सेम है, 18 का है, बीए का है, और 100 से 110 के बीच में आईक्यू है। सो ये इक्वली हमने मैच किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। सो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मैचिंग, कि इस बेस पे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अब जो भी हमारी चीज़ें हैं, कि बोला था कि एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल में आ जाते हैं कि एकेडमिक का भी फ़र्क पड़ेगा, तो एकेडमिक का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट वो सेम ही क्लास से हैं। उसका एज से फ़र्क पड़ जाएगा तो वो भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट वो 18 का है। सो सारी चीज़ों को हमने मैच कर दिया, कांस्टेंट कर दिया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा। देन इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ फिर से अपने क्वेश्चंस को देख लेंगे, यहाँ पे फिर से क्वेश्चंस को देख लेंगे कि टू एलिमिनेट इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा नॉइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक्स्ट्रा नॉइज में क्या था, वही था कि एज है, एकेडमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, और क्या है, आईक्यू लेवल भी अलग अलग है, किसी का मूड सही है, किसी का नहीं है। सो ये सारी क्या है, एक्स्ट्रा नॉइज वेरिएबल है। जब हम इसे एलिमिनेट कर देंगे एक्स्ट्रा नॉइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, सो द रिसर्चर कैन चूज पार्टिसिपेट हु आर होमोजीनियस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो पार्टिसिपेट चूज कर लेगा होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक समान होना, एक समान होना मतलब एक सी चीज़ें होना। सो होमोजीनियस हो जाएगा, होमोजीनियस क्या हो जाएंगे, आईबी हमारे होमोजीनियस बन जाएंगे कि सारी चीज़ें एक सी हैं।
ओके। देन इसमें क्या आ जाएगा, मैचिंग इज वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल। अब एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक थी, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, मैचिंग, रैंडमाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें से हम एक्स्ट्रा नॉइस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। सो ये अलग है। सो इस वजह से ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, ये सेपरेटली सही है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आगे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हमने और क्वेश्चंस आज के लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, ओके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी देखने में प्रॉब्लम होगी। सो अभी भी अगर आपके लिए कोई क्वेरी हो कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हो, थोड़ा कम करिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप इन पेपर के लिए पूरे तरह से देखिए, चाहे 2x की स्पीड पर ही क्यों ना देखिए, बिकॉज ऑफ दैट ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये PYQ लेटेस्ट PYQ हैं। सो इससे क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में आएगा, बिकॉज ऑफ दैट वो लोग पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, जो भी प्रीवियस में पूछे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल के वो पूछते हैं। सो आपके लिए PYQ तो छोड़ना ही नहीं है। अगर 50% आप कंटेंट से देख रहे हैं कि हमें सिलेबस कवर करना, सो 50% रोल PYQ का भी है और यहाँ पे टोटली फ्री PYQ हम दे रहे हैं विथ डिटेल डिस्क्रिमिनेशन में, ओके। देख लीजिए, अभी 2 क्वेश्चंस ही हमने सॉल्व किए हैं बट इतना ज़्यादा लंबी क्लास हो गई है। सो डिटेल में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। अगर इस टॉपिक से कोई भी चीज़ और कोई भी क्वेश्चंस आगे बनता है तो वो आपका बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए, आपको वहाँ नहीं लगना चाहिए कि हमने सही से नहीं पढ़ा। सो आप इस चीज़ों को 2x पे देख लीजिए, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी क्वेरी हो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, गजाला खान विद साइकोलॉजी एग्जाम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी हमने दी हुई है। सो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और वैकेंसी की भी अब हम अपडेट देते रहते हैं, सो वैकेंसी भी आप देख लीजिए, देख लेना कि आपके अगर लोकेशन में है, आसपास है, तो प्लीज़ आप अप्लाई वहाँ पे भी कर सकते हो। सो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत ही कम करते हो, सो सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो ऐसी ही डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।